इलेक्ट्रो डिपोजिशन अर्थात विद्युत लेपन। इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या है? इलेक्ट्रिकल द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु को डिपॉजिट करना या लेपित करना ही क्या है? इलेक्ट्रो डिपोजिशन। जैसे नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, बाई इलेक्ट्रिकल, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट करना। तो एक विद्युत धारा द्वारा एक धातु का दूसरी धातु पर लेपन ही क्या है? विद्युत लेपन कहलाता है। अब विद्युत लेपन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम देखते हैं कि विद्युत लेपित, जब हम किसी चीज़ को विद्युत लेपित कर देते हैं, दूसरे धातु से लेपित कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? जंग से बचाने में, जंग से हम बचा सकते हैं, उसको तरह तरह से चमकीला बना सकते हैं, जिस टाइप का, जिस रंग का हमें चाहिए हम उसमें कलर मिला सकते हैं, टिकाऊ बना सकते हैं, ज़्यादा दिन चलेगा। तरह तरह के आभूषण जैसे होते हैं उस पर हम चमकीला बना देते हैं तो अच्छा लगता है, तो सुंदर बनाने में। अब विद्युत लेपन में जो धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन सी धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं? तो ज़्यादातर सामान्यतः क्या है? तांबा है, निकिल है, क्रोमियम है का आदि का लेपन किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होगा, हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसमें आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी विद्युत लेपन के लिए? तो विद्युत लेपन बात होगा, ये बात है, जिसमें हम क्या रखेंगे? विलयन रखेंगे, विलयन। फिर उसके बाद डीसी धारा प्रोवाइड कराएंगे। एक धातु लेंगे जिस पे हमें लेपन करना है, और विलयन लेंगे। और एक धातु वो लेंगे जिसका हमें जिस पर हमें लेपन करना है, जिस पर लेपन करना था, जिसका लेपन करना, दोनों धातु लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कापर का लेपन करना चाहते हैं किसी धातु पर, मान लीजिए Me कोई धातु है, तो उस पर हम कापर का लेपन करना चाहते हैं। तो अगर हम जिस चीज़ का ले रहे हैं, जिसका हमें लेपन करना है, उसी का सल्फेट हम लेंगे विलयन में। अगर ये विलयन है तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन है, तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन में जो विलयन होगा वो किसका होगा? ये कापर लेंगे, कापर सल्फेट, क्रोमियम लिए तो क्रोमियम सल्फेट, निकिल लेंगे तो निकिल सल्फेट, तो विलयन जो होगा उसी के सल्फेट होगा। अब देखिए, धातु को हम क्या करते हैं? कैथोड से जोड़ देंगे, और जिसका लेपन करना है उसको हम एनोड से जोड़ देंगे। इस पे करना है तो इसको एनोड से, कैथोड से, और जिसका करना है उसको एनोड से। ये क्या है? एनोड है, प्लस क्या होता है? एनोड, और निगेटिव क्या है? कैथोड है। अब देखिए, जब इसमें हम धारा प्रोवाइड कराते हैं, धारा प्रोवाइड कराएंगे तो ये विलयन में है, तो इस पर क्या होगा? ये क्या इसमें टूट जाएगा? CO2 प्लस में टूट जाएगा। जैसे कापर सल्फेट है, कापर है, तो CO2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कापर में क्या होता है? CO2 प्लस होता है, और ये एनोड से जुड़ा है, तो इस पर क्या होगा? निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है तो इस पर क्या होता है? इस पर जमा होने लगता है। इस पर क्या होता है? आयन क्या होते हैं? जमा होने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि इस पर ये पूरा का पूरा विद्युत लेपन हो जाता है कापर का। यही इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो धातु है उसको क्या करेंगे? अच्छी तरह के साफ़ कर लेंगे। अगर डस्ट है तो सही से इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाएगी। बर्तन को साफ़ कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम विलयन भरेंगे। विलयन भरने के बाद क्या करेंगे? इसको एनोड से और इसको कैथोड से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? डीसी धारा प्रोवाइड कराएंगे। डीसी धारा प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा? CO2 प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा विलयन, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव आयन्स होंगे, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव आयन इस पर होगा तो क्या करेगा? निगेटिव आयन को इस पर करेगा, तो ये कापर सल्फेट की लेयर इस पर लग जाएगी, इस पर क्या है? कापर की लेयर लग जाएगी, तो ये कापर का पूरा क्या हो जाएगा? एक विद्युत लेपन हो जाएगा, ठीक है। यही इसकी प्रक्रिया है। आवश्यक धातु आवश्यक अवयव बता ही दिए हैं, प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं कि उसकी आवश्यकता भी हो गई है, क्यों आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इलेक्ट्रो डिपोजिशन से संबंधित कुछ नियम हैं जो फैराडे के हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए। क्या क्या नियम दिया? अब देखिए, विद्युत अपघटन संबंधित उन्होंने क्या नियम दिया कि जो भी धातु पे जो भी आयंस किसी विद्युत घोल में इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाले, इस पे जमा होने वाले जो एनोड कैथोड पे जो आयन जमा होंगे वो, या जो आयन मुक्त होने वाले जो उस पदार्थ की मात्रा, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा या आयन की मात्रा आवेश के समानुपाती होगा, ठीक है। यदि किसी विद्युत अपघट घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस घोल में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगा, अर्थात
आवेश की मात्रा या धारा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए कैथोड है, तो कैथोड पर जमा या एनोड से अगर कोई मुक्त हो रहा है तो एनोड से मुक्त होने वाले जो आवेश की क्वांटिटी होगी या पदार्थ की मात्रा होगी या आयन की मात्रा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? आवेश के समानुपाती होगा, ठीक है। आवेश जितना तेज होगा, आवेश यहाँ से करंट जितना तेज चलेगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी? पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी या जमा होगी। अर्थात m मान लीजिए पदार्थ की मात्रा है और q क्या है? आवेश है जो यहाँ से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? m प्रोपोर्शनल q बराबर क्या होता है? it, तो m प्रोपोर्शनल it। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाएं, तो m बराबर जेड it। जेड क्या है? रासायनिक तुल्यांक है जो कि पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ कि अगर फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि जो आयन्स मुक्त हो रहे हैं या जमा हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो किसके समानुपाती होंगे? जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा, मतलब विद्युत धारा की मात्रा पे डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर विभिन्न प्रकार के घोल हैं, मान लीजिए 2-3 प्रकार के घोल हैं, तो अगर धारा प्रवाहित समान मात्रा की धारा सब में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होते हैं। अर्थात धारा की मात्रा सब में समान है, तो जो 2-3 घोल हैं सब में समान मात्रा की धारा है, तो उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो जो पदार्थ मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगा? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। अब देखते हैं कैसे समानुपाती होता है। जैसे जेड प्रोपोर्शनल क्या होगा? m, तो ये Z1 प्रोपोर्शनल M1, Z2 प्रोपोर्शनल M2, तो Z1 अपान Z2 बराबर M1 अपान M2। ये कैसे होता है देखते हैं हम। जैसे हम जानते हैं m प्रोपोर्शनल क्या होता है? Q, या m प्रोपोर्शनल m बराबर क्या होता है? ZIT। समान मात्रा समान समय में समान मात्रा की धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो m प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Z ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आता है, समान समय में समान मात्रा की धारा प्रवाहित होती है अगर विभिन्न प्रकार के घोल में, तो उस घोल का रासायनिक तुल्यांक जो होगा उसमें मुक्त तथा जमा होने वाले इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा। अरे पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि धारा और समय क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ हो गया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोडिपोजिशन को प्रवाहित करने वाले कारक क्या है, किससे इलेक्ट्रोडिपोजिशन प्रवाहित होगा। पहला क्या है? करंट डेंसिटी। धारा की मात्रा ज़्यादा होगा तो मुक्त होने पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो धारा घनत्व पे डिपेंड करेगा, तापमान पे, pH मान का विलयन पे, धातु की प्रकृति पे, मिलाए जाने वाले एजेंट की प्रकृति पे, विलयन की अशुद्धता पे। विलयन अशुद्ध होगा, इलेक्ट्रोडिपोजिशन कम होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो तब भी हमारा क्या होगा? डिपोजिशन कम होगा। विलयन का pH मान अगर अम्लीय होगा तो इलेक्ट्रोडिपोजिशन ज़्यादा होगा, क्षारीय होगा तो कम होगा। धातु की प्रकृति जैसी भी होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे एनोडीकरण का सिद्धांत अगले वीडियो में, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले अभी आज इतना देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एनोडीकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं।